हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 29 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच है? ऑप्शंस देख लेते हैं। USA, फ्रांस, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी इसी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed the new managing director and chief executive officer of ICICI Lombard? ICICI Lombard का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, संजीव मंत्री। आपको जाना चाहिए संजीव मंत्री, इन्हें ICICI लोम्बार्ड का न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। 1 दिसंबर 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा और इस पद पर ये 5 साल तक बने रहेंगे। आपको जानना चाहिए, ये भार्गव दास गुप्ता को इस पद पर सक्सीड कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में रिजाइन कर दिया ICICI लोम्बार्ड के MD एंड CEO पद से। 14 साल से ये इस पोस्ट पर थे। आपको जानना चाहिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने हाल ही में भार्गव दास गुप्ता को 3 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केट सॉल्यूशंस नियुक्त किया है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू बिल्डिंग ऑफ विच हाई कोर्ट। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय की नई इमारत की आधारशिला रखी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखी है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है 25 डेट। इसका मतलब है या इसका मकसद है, जो राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वे सभी जो 25 ओल्डेस्ट केसेस हैं उनकी कोर्ट्स में, उनको सबसे पहले डिस्पोज करेंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट मुर्मू ने इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 में भी जो है पार्टिसिपेट किया है। साथ ही इन्होंने इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 के जो विनर्स हैं इन्हें भी फेलिसिटेट किया है, सम्मानित किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 10 किलोवाट आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है गुजरात में। Which Indian agriculture scientist won Norman E. Borlaug Award for 2023? किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक ने नॉर्मन E. बॉर्लॉग पुरस्कार 2023 जीता? सही आंसर ऑप्शन ए, स्वाति नायक। आपको जानना चाहिए, स्वाति नायक ये इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और उड़ीसा से बिलोंग करती है। इन्हें बिहाना दीदी या फिर सीड लेडी भी
बोला जाता है। ये थर्ड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन गई हैं जिन्होंने नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड जीता है। ये अवार्ड इन्हें 2023 के लिए मिला है। इनके अलावा दो और भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड पहले मिल चुका है। एक है अदिति मुखर्जी साल 2012 में, और महालिंगम गोविंदराज जिन्हें 2022 में अवार्ड मिला था। आपको जानना चाहिए जो स्वाति नायक हैं, इन्होंने सहभागी धान जो कि एक ड्रोट टॉलरेंट वैरायटी है राइस की, इसे इंट्रोड्यूस किया। साथ ही एक फ्लड टॉलरेंट बीना धान 11 इसको भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो ये उन सभी साइंटिस्ट को दिया जाता है जो अंडर 40 हैं और जिन्होंने फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड हंगर इरेडिकेशन के फील्ड में कार्य किया है। नाम से जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये अवार्ड नोबल अवार्डी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इनकी याद में दिया जाता है। इसमें जो कैश प्राइस है ये $10,000 का है, और ये जो अवार्ड है ये रॉकफेलर फाउंडेशन और वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। विच टीम वॉन 2023 कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL T20? 2023 कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL T20 किस टीम ने जीती? सही आंसर ऑप्शन सी है, गुयाना अमेजन वॉरियर्स। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इसे। देखिए गुयाना अमेजन वॉरियर्स जिसके कैप्टन इमरान ताहिर रहे, इन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग जो है जीत लिया है। पहली बार इन्होंने इस लीग को जीता। इन्होंने फाइनल में ट्रिबैगो नाइट राइडर्स को 9 विकेट से हराया है। आपको जाना चाहिए इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज साई होप बने गुयाना अमेजन वॉरियर्स के। अगर हम इस प्रतियोगिता की बात करें कैरिबियन प्रीमियर लीग, तो ये 11th सीजन रहा है इस लीग का, और ये एक डोमेस्टिक 2020 क्रिकेट लीग है जो कि वेस्ट इंडीज में खेली जाती है। Who was chosen as the player of the series in the recently concluded 3-match ODI series between India and Australia? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में समाप्त हुई 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, शुभमन गिल। देखिए कोई भी सीरीज संपन्न होती है क्रिकेट की, ठीक है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन सब पूछे जाने लगे हैं। SSC खासकर पूछता है क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए, बैंकिंग के भी, SSC के भी हैं, स्टेट PCS के भी हैं, तो इसलिए क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। कोई भी क्रिकेट सीरीज होती है तो आप इसमें ज़रूर देख लिया कीजिए कि प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना। आपको जानना चाहिए कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की है। हालांकि फाइनल गेम जो है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में खेला गया और ये भारत हार गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल बने, और जो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच ये ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। एक और न्यूज़ हम देखेंगे क्रिकेट से संबंधित, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं मेंस ODI वर्ल्ड कप होने वाला है। इसका 13th एडिशन होगा मेंस ODI वर्ल्ड कप का। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में खेला जाएगा। इसके लिए ICC ने टोटल जो प्राइस बनी है ये $10 मिलियन की रखी है। इसमें 10 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप सभी जानते हैं। इंडिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड नीदरलैंड्स। इसमें जो विनर होगा ODI वर्ल्ड कप का, जो टीम जीतेगी उसे $4 मिलियन मिलेंगे, लगभग 33 करोड़ रुपए, और जो रनर्स अप होगा उसको $2 मिलियन मिलेंगे, यानी कि 16 करोड़, और बाकी का जो अमाउंट है वो फिर और जो नीचे की टीम्स रहेंगी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंडिया बीट विच कंट्री इन द फाइनल टू क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड रेलवेज टेनिस चैंपियनशिप इन एबेना, बुल्गारिया? अबेना बुल्गारिया में विश्व रेलवे टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, फ्रांस। आपको जानना चाहिए इंडियन टीम ने फ्रांस को 3-1 से हराकर वर्ल्ड रेलवेज टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप अबेना बुल्गारिया में खेली गई। तो 4 मेंबर टीम रही इसमें, PC विघ्नेश, नितिन कुमार सिन्हा, पृथ्वी शेखर एंड P सिद्धार्थ। When is the International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction observed? खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सितंबर 29। आपको जानना चाहिए हर साल 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन मनाया जाता है। साल 2023 में इस डे का थीम रहेगा रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम्स। एक और डे के बारे में आपको जानना चाहिए, यह है 28 सितंबर का। तो 28 सितंबर को
इस बार 2023 में हमने 17वां वर्ल्ड रेबीज डे मनाया है। इस बार वर्ल्ड रेबीज डे का थीम रहा ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा, 28 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 सितंबर को जो लुइस पैस्चर हैं, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। मिस्टर लुइस ने फर्स्ट एफिकेसियस रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया था। सबसे मतलब पहली जो इफेक्टिव रेबीज वैक्सीन है उसको इन्होंने डेवलप किया था। Which digital payments company has launched Indus App Store Developer Platform? किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सही आंसर ऑप्शन सी है, फ़ोन पे। आपको जाना चाहिए बेंगलुरु बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स कंपनी फ़ोन पे, इन्होंने अपना एक ऐप स्टोर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि भारत में जो एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके। इसका नाम है इंडस ऐप स्टोर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं और अपनी ऐप्स जो है फ्री में अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं होगी, ना ही कोई कमीशन होगा इन ऐप परचेसेस पर। और गूगल का जो प्ले स्टोर है, ठीक है, उसको जो है कम्पीट करने वाला है, टक्कर देने वाला है। अगर हम फ़ोनपे की बात करें, हेडक्वार्टर्स जैसे मैंने आपको बताया बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना समीर निगम जो कि सीईओ हैं और राहुल चेरी और बुर्जिन इंजीनियर द्वारा की गई थी। Which global credit rating agency termed आधार बायोमेट्रिक्स अनरिलायबल इन इंडियाज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट? किस वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की गर्म और आर्द्र जलवायु में आधार बायोमेट्रिक को अविश्वसनीय करार दिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। ये यहाँ पर बी लिखा है ना राइट आंसर में, ये डी होगा, ठीक है। पीडीएफ में मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। आंसर इज डी, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस। आपको जानना चाहिए आधार जो कि इंडिया का 12 डिजिट यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, तो इसको लेकर मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं। इन्होंने कहा है जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ की जाती है ये रिलायबल नहीं है, खासकर कि उन लोगों के लिए जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में रहते हैं, ठीक है। और ये भी कहा है कि इस कारण जो ये लोग हैं जो इस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं उनको सर्विस प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो मूडी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल असेट्स। ये भी अब अपने आप में क्वेश्चन है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने हालांकि आधार को जो है काफ़ी इफेक्टिव भी माना है। कहा है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल आईडी प्लेटफॉर्म है जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विसेज एक्सेस करने में जो है मदद करता है। और इसमें वेरिफिकेशन होता है वाया फिंगरप्रिंट या फिर आइरिस स्कैन और वन टाइम पासवर्ड्स का जो अल्टरनेटिव आप इसको कह सकते हैं। इसका मकसद है टू इंटीग्रेट मार्जिनलाइज ग्रुप्स एंड एक्सपेंड वेलफेयर बेनिफिट्स एक्सेस। हालांकि इन्होंने कहा है कि अब इसमें जो लोग हैं जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में रहते हैं, कई बार उनके लिए जो सर्विस है ये फेल हो जाती है, जो वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाता है। अब जैसे कोई मजदूर है, ठीक है, काफ़ी गर्मी में कार्य कर रहा है और पसीना आ गया उसको, तो फिंगरप्रिंट सही से काम नहीं करते, है ना। उस कारण क्या होगा, जो कोई सर्विस एक्सेस करनी है उसको, कई सारे इस तरह के जो है सर्विसेज हैं जहाँ पर आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, तो वो सही से कार्य नहीं कर पाएगा, है ना। फिंगरप्रिंट कार्य नहीं कर पाएगा तो उसको सर्विस जो है नहीं दी जाएगी। तो इस तरह की इन्होंने बात कही है। हालांकि सरकार ने इस बात को नकार दिया है। इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने पहले भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव यानी कि इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल को फोर्ट अगोडा पणजी गोवा में इनोग्रेट किया है। The festival is aimed at rejuvenating the rich maritime history of India's 75 iconic lighthouses and unravel the illustrious stories to the world। तो भारत के जो 75 आइकॉनिक लाइट हाउसेस हैं उनकी जो मैरीटाइम हिस्ट्री रही है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपको ये भी जानना चाहिए, हाल ही में गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, इन्होंने एक प्लेज ली है कि अपनी किडनी, लिवर और कॉर्निया जो है डोनेट कर देंगे। अभी नहीं, मतलब बाद में। गोवा की अगर हम बात करें तो इसे पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ द ओरिएंट, गोवा राज्य को। कैपिटल इसकी पणजी है। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। व्हाट इज द मॉनेटरी पेनल्टी अमाउंट इम्पोज्ड बाय RBI ऑन
सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई पर आरबीआई द्वारा लगाई गई मौद्रिक जुर्माना राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 23 लाख रुपीस। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर 23 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स, देयर रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न इन विच दे आर इंटरेस्टेड। साथ ही आरबीआई ने 13 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड राजकोट पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। आरबीआई ने 25 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है बसेन कैथोलिक कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वसई महाराष्ट्र पर फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई ऑन एक्सपोजर नॉर्म्स एंड स्टैट्यूटरी अदर रिस्ट्रिक्शंस। व्हाट वाज इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023-24? 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर में भारतीय करंट अकाउंट डेफिसिट कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन ए है 9.2 बिलियन यूएस डॉलर। आपको जानना चाहिए इंडिया की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये थोड़ी नैरो हुई है, थोड़ी कम हुई है। अगर हम 2023-24 के फर्स्ट क्वार्टर को कंपेयर करें 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर से, ठीक है, तो जो 2023-24 यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसका जो फर्स्ट क्वार्टर रहा अप्रैल मई जून, इसमें जो हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट रही ये 9.2 बिलियन यूएस डॉलर रही, यानी कि 1.1% ऑफ जीडीपी। जबकि सेम चीज़ 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में 17.9 बिलियन यूएस डॉलर थी, यानी कि 2.1% ऑफ जीडीपी। हालांकि जो इससे पहले वाला क्वार्टर रहा है हमारा जनवरी फरवरी मार्च का, उसमें ये और कम थी, 1.3 बिलियन यूएस डॉलर थी। सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डिफिसिट का मतलब क्या होता है? जब आपकी जो इंपोर्ट की वैल्यू है वो एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डिफिसिट। इसमें भी बताया गया है कि क्यों वाई द वाइडनिंग ऑफ द करंट अकाउंट डिफिसिट वाज प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ अ हायर ट्रेड डिफिसिट कपल्ड विद अ लोअर सरप्लस इन नेट सर्विसेज एंड डिक्लाइन इन प्राइवेट ट्रांसफर रिसीप्ट्स। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है, 5.1 बिलियन यूएस डॉलर रही है, जबकि एक साल पहले यानी कि सेम क्वार्टर में 13.4 बिलियन यूएस डॉलर थी 2022-23 में। नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 15.7 बिलियन यूएस डॉलर रही है। यही बताया गया है कि जून 2023 के एंड में इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट था ये 6 to 9.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा, और यही बताया गया है कि जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है ये 18.6% हो गया है जून 2023 के एंड में। इन विच सिटी इज द भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है लखनऊ। आपको जानना चाहिए भारतीय भाषा उत्सव जो कि एक 75 डे लॉन्ग इवेंट है जिसमें इंडियन लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये लखनऊ में स्टार्ट हो चुका है। पद्मश्री अवार्डीज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोग्राम, ठीक है, और इसमें बहुभाषी संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी यानी कि मल्टी लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस। ये फेस्टिवल 11 दिसंबर को कंक्लूड होगा, यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस डे के दिन कंक्लूड होगा। 11 दिसंबर जो है बर्थडे होता है फेमस तमिल पोइट सुब्रमण्यम भारती का, जिसे हम इंडियन लैंग्वेजेस डे के तौर पर मनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज द ग्लोबल लॉन्च ऑफ विच सेक्टोरल प्रोग्राम अंडर मिशन लाइफ? पर्यटन मंत्रालय ने मिशन लाइफ के तहत किस क्षेत्रीय कार्यक्रम का वैश्विक शुभारंभ किया? सही आंसर ऑप्शन सी है ट्रैवल फॉर लाइफ। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023 के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रैवल फॉर लाइफ का ग्लोबल लॉन्च ऑर्गेनाइज किया। ट्रैवल फॉर लाइफ एक सेक्टोरल प्रोग्राम है अंडर मिशन लाइफ। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप में। कहाँ पर? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। Father of India's Green Revolution, M.S. Swaminathan, passed away recently. In which year was he awarded the first World Food Prize? भारत की हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 1987। देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने काफ़ी टाइम लगाया है इस क्वेश्चन का मैटर तैयार करने में, ताकि कोई भी पॉइंट हमसे छूट ना पाए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही आपको लग जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था
तो वो क्वेश्चन उनके निधन के बाद जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें लता मंगेशकर जी से कई सारे फैक्ट पूछे गए उनसे संबंधित। जैसे मैं आपको एक बताऊं, कई बच्चों ने पढ़ा नहीं था। लता मंगेशकर जी फर्स्ट इंडियन प्लेबैक सिंगर थी जिन्होंने जो एल्बर्ट हॉल है लंदन इंग्लैंड में, यहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी। ठीक है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो फैक्ट पूछा गया था। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें पूछा गया था कि क्या स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऐसा ही पूछा गया था। ये सेकंड इंडियन प्लेबैक सिंगर थी जिन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंस दिया था। इस साल ने नोबेल वो भारत रत्न मिला था। तो इस तरह से क्वेश्चन बने थे वहाँ पर। सेम मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और टू द पॉइंट इसका कंटेंट मैंने बनाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आप ये जानिएगा MS स्वामीनाथन, इनका पूरा नाम है मानकोम्बू सांबशिवन स्वामीनाथन। बीच में AK लिखा ना, इसका मतलब होता है ऑल्सो नोन एज AK, आका ऑल्सो नोन एज। तो MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये एग्रोनॉमिस्ट रहे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड प्लांट जेनेटिसिस्ट रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है चेन्नई में 98 की एज में। नाम तो आप सभी ने सुना होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना हो। आपको बता दें, टाइम मैगजीन द्वारा इन्हें वन ऑफ द 20 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एशियंस ऑफ द 20th सेंचुरी करार दिया गया था, मतलब नामित किया गया था। और केवल 3 ही भारतीयों को अब तक टाइम मैगजीन ने इस तरह का टैग दिया है। इनके अलावा महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है। इन्हें फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। आप सभी पढ़ते भी हैं इसको अपने जनरल नॉलेज में। और जो पैडी की हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं उनको डेवलप करने में इनका विशेष योगदान रहा है। पैडी की हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के कारण जो इंडिया का लो इनकम फार्मर्स है वो काफ़ी यील्ड देता है, काफ़ी उसको प्रोड्यूस मिल जाता है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP ने इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी कहा है। साल 2004 में स्वामीनाथन को नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। उस जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2006 में सबमिट की थी और ये सजेस्ट किया था कि जो MSP है वो कम से कम 50% ज़्यादा होना चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। आगे देखते हैं, मिस्टर स्वामीनाथन को पहला जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ है ये 1987 में दिया गया था। और उसके बाद इन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की तारामणि चेन्नई में। स्वामीनाथन जी को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जानिएगा। पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989। साथ ही ने HK फिरोदिया अवार्ड दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड दिया गया, इंदिरा गांधी प्राइज दिया गया और रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1971 में दिया गया, एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में दिया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI के डायरेक्टर भी रह चुके हैं 1961 से 72 तक। ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं ICAR के, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन रह चुके हैं। 1982 में ये फर्स्ट एशियन डायरेक्टर जनरल बने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस में है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए आपके। एक तो ये कि ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के फर्स्ट एशियन डायरेक्टर जनरल है। दूसरा क्वेश्चन ये कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आखिर है कहाँ, फिलीपींस में। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। आपको बता दें, मिस्टर स्वामीनाथन ने एक टर्म दिया था एवरग्रीन रेवोल्यूशन, ये इनके द्वारा ही दिया गया था 1990 में। साल 2007 में प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने स्वामीनाथन को राज्यसभा में भी नॉमिनेट किया, यानी कि ये पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके हैं। जब स्वामीनाथन जी पार्लियामेंट मेंबर थे तब इन्होंने एक बिल भी लाए थे, द वीमेन फार्मर्स इंटाइटलमेंट्स बिल 2011, हालांकि ये लैप्स हो गया था। तो ये सभी जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। द टर्म क्वाड्रपल स्कल्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रोइंग। IPSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 स्टार्टेड इन विच सिटी? कोची, केरल। Who will be honored with 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2021? वहीदा रहमान। ये याद रखिएगा, एक तो 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, 53rd, और किस साल के लिए? 2021 के लिए। किसे दिया गया है? वहीदा रहमान। ये बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जैसे आप पेपर देते जाते हैं ना, तब आपको इन चीज़ों का जो है अनुभव होता जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो न्यू कमर्स हैं वो देख लेंगे कि दादा साहब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिलेगा, लेकिन उसमें पूछने लायक क्या चीज़ है कि 53rd है, किस साल के लिए? 2021 के लिए, ये चीज़ें। विच कंट्री इज द करंट चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इंडिया। विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कॉल्ड द Fuguksong 6? North Korea.
नेम द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया चेयरमैन हु रिसेंटली क्विट। कर्णम शेखर। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज प्रतिनायक ग्रीन अमोनिया इंपोर्टेड थ्रू विच पोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। भारत की बात हो रही है। विच ग्रुप्स लीडर्स एंडोस्ड गोवा रोड मैप एंड ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम। हाल ही में किस ग्रुप के लीडर्स ने इसको एडॉप्ट किया है, गोवा रोड मैप को, ट्रेवल फॉर लाइफ प्रोग्राम को। आपको बताना है। G20, G7, ब्रिक्स, सार्क, ठीक है, SCO किसने। विच जेवलिन थ्रोअर वॉन इंडिया ग्रांड प्री 5 in Chandigarh with a throw of 82.53 meter. US and which Southeast Asian country signed deal on semiconductor supply chains to expand in support of US industry? Which district in Tamil Nadu has set a new world record by constructing 1,546 farm ponds in just 30 days as part of the मनरेगा स्कीम। तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।